हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर जो आपका माइनर इलेक्टिव केमिस्ट्री का पेपर है, इसके जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बताने वाली हूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर माइनर इलेक्टिव जो आपका पेपर है केमिस्ट्री, उसके जो है वो मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर माइनर इलेक्टिव जो आपका केमिस्ट्री का पेपर है, जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, आज के जो मैं आपको एमसीक्यूज दूंगी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले 2024-25 में आपके एग्जाम के लिए, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये जो है वो इसका पार्ट 1 है, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 आएगा, जो कि मैं आपको दूसरी बुक के अकॉर्डिंग जो सारे एमसीक्यूज हैं उनको मैं आपको अपलोड करूंगी। ठीक है, तो ये जो आपका बीएससी थर्ड ईयर फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल केमिस्ट्री है माइनर इलेक्टिव पेपर एमसीक्यूज का पार्ट 1 है। चलिए, तो अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे, तो काफी सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि इसके जो है वो एमसीक्यूज भी हमें कवर करा दीजिए। तो आज मैं आपको आपकी ही डिमांड के अकॉर्डिंग ये वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको इसके जो है वो सारे एमसीक्यूज कवर करा दूंगी। जहाँ जहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी वहां पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके अलावा जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है वहां हम जो है वो सिंपल से क्वेश्चन का आंसर पढ़ के और निकल लेंगे। ठीक है, तो इतना जो है वो हम करने वाले हैं। मिनिमम मैं आपको 40 से 50 क्वेश्चन लेके आई हूँ और इनसे बाहर जो है वो आपके एमसीक्यूज नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे तो चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको अपलोड कर दिए, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं हर बार ही और इस बार भी पूछे जाएंगे। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है जीएमपी का विस्तारित रूप क्या है, यानी जीएमपी का फुल फॉर्म। तो काफी सारे इसमें आपके जो है वो फुल फॉर्म दिए गए हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत। फार्मेसी जो आपका पेपर है इसके अंतर्गत आपके काफी सारे फुल फॉर्म्स दिए गए हैं, जिनका आपको हिंदी में भी फुल फॉर्म करना है और इंग्लिश में भी करना है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट नहीं है और आपको बुक में टकराए तो उनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि जीएमपी का फुल फॉर्म, तो जो जीएमपी है इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, और इसका कुछ इस टाइप का आपका लोगो होता है। ठीक है, इंग्लिश में तो इसे कहा जाता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, और इसके बाद हिंदी में इसका जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं उत्तम निर्माण प्रक्रिया। इंग्लिश में कहते हैं इसे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, लेकिन इसको हिंदी में कहा जाता है उत्तम निर्माण प्रक्रिया। क्लियर हुआ आपको? साइड में मैंने आपको लोगो भी लगा दिया है। तो ये हुआ आपका जीएमपी का फुल फॉर्म, यानी जीएमपी का विस्तारित रूप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीजीएमपी का विस्तारित रूप क्या है, यानी जीएमपी का तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस था, अब आती है बात सीजीएमपी की फुल फॉर्म की। तो जो सीजीएमपी है इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, और इसको हिंदी में कहा जाता है वर्तमान उत्तम निर्माण की प्रक्रिया, और ये रहा इसका लोगो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रिटिश फार्माकोपियो बीपी प्रकाशित की जाती है, यानी जो ब्रिटिश फार्माकोपियो है बीपी जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, ये किस वर्ष के दौरान या मासिक के दौरान या त्रैमासिक के दौरान या अर्धवार्षिक के दौरान कब जो है वो ये रिलीज की जाती है, कब जो है वो प्रकाशित की जाती है। बेसिकली जो आपकी बीपी होती है ब्रिटिश फार्माकोपियो, इसके अंतर्गत जो मेडिसिन जो दवाइयाँ होती हैं उनका डेटा छिपा होता है। ठीक है, एक टाइप से बुक आप देख सकते हैं, और ये जो बीपी होती है यानी ब्रिटिश फार्माकोपियो, ये आपकी हर साल न्यू रिलीज होती है, हर साल न्यू प्रकाशित होती है। जैसा कि इस बार की आप देख रहे हो 2024 की बीपी ये रही। ठीक है, तो ये जो आपकी बीपी है ये आपकी वार्षिक होती है, यानी हर साल नई जो है वो प्रकाशित होती है। इसके अंतर्गत आपकी जो औषधियां होती हैं, जो ड्रग होते हैं, उनका डेटा छिपा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश फार्माकोपियो का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था, यानी जो आपका बीपी है इसका जो पहला संस्करण है ये कब प्रकाशित हुआ था। तो इसका जो पहला संस्करण है ये आपका 1864 में प्रकाशित हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और बात आती है इसके अंतर्गत टोटल संस्करण कितने हैं,
तो जो बीपी होता है विटिस फार्माकोपियो, इसके अंतर्गत टोटल संस्करण 13 होते हैं, याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडियन फार्माकोपियो 2007 में कितने वॉल्यूम होते हैं और कितने वॉल्यूम ऐड किए गए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो जो आपका इंडियन फार्माकोपियो, इसके अंतर्गत इंडियन फार्माकोपियो 2007 के अंतर्गत बेसिकली आपके साइड में मैंने आपको इमेज लगाई है, 3 वॉल्यूम होते हैं। पहला ये रहा आपका, दूसरा ये रहा आपका और तीसरा ये रहा आपका। तीनों को पढ़ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो इंडियन फार्माकोपियो 2007 के अंतर्गत आपके 3 वॉल्यूम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका QA एवं QC का विस्तारित रूप क्या है, या QA और QC का फुल फॉर्म क्या है। तो जो आपका QA और QC है, QA को कहा जाता है क्वालिटी एश्योरेंस और QC को कहा जाता है क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो ये हुई QA और QC की फुल फॉर्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी विज्ञान क्या है। तो बेसिकली ये जो आपका फार्माकोग्नोसी है, इसको मैं पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगी, काफी लेंथी सा टॉपिक है और काफी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे आप केवल इतना जान लीजिएगा, जो आपका जैविक उद्गम के ड्रग का या जैविक उद्गम की औषधियों का जो विज्ञान होता है, उसी को कहा जाता है फार्माकोग्नोसी। ठीक है, जैविक उद्गम के ड्रग का या जैविक उद्गम की औषधियों के विज्ञान को फार्माकोग्नोसी कहा जाता है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है औषधीय जो चिकित्सा होती है या चिकित्सीय जो विज्ञान होती है, इसके पिता किसे कहा जाता है। तो चिकित्सीय विज्ञान या औषधीय चिकित्सीय विज्ञान के पिता जो है वो हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है, याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोग्नोसी को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। तो फार्माकोग्नोसी जो है, फार्माकोग्नोसी एक विज्ञान है, इसको जो है वो सिमिट और सेल्डर 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो है वो फार्माकोग्नोसी को प्रस्तावित किया था, याद रखिएगा। यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट आपको याद करना है फार्माकोग्नोसी क्या है, फार्माकोग्नोसी को किसने प्रतिपादित किया था, औषधि विज्ञान का जनक कौन है। सिंपली आप जो है वो सभी क्वेश्चन के आंसर देख लेंगे एक बार। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दुनिया के पहले फार्मासिस्ट कौन थे। तो दुनिया के पहले यानी वर्ल्ड के फर्स्ट फार्मासिस्ट पूछे गए हैं, तो वो है आपके गैलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूड ड्रग को प्राप्त किया जाता है। तो जो आपके कूड ड्रग होते हैं, इनको प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक स्रोतों में आपके कच्चे मालटाल आ जाते हैं, जिनसे मिलकर आपके कूड ड्रग बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कूड ड्रग वे होते हैं जिन्हें प्राकृतिक स्रोतों से निम्नलिखित रूप में प्राप्त किया जाता है। यानी जो कूड ड्रग होते हैं उनको मैंने पहले ही आपको बता दिया, कच्चे माल टाल के रूप में आपके कूड ड्रग बनते हैं, जो कि आपके प्राकृतिक रूप के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो जो कूड ड्रग होते हैं वो कच्चे रूप से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीधे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए गए कूड ड्रग को क्या कहते हैं, या सीधे जो प्राकृतिक स्रोतों से बन जाते हैं, इस टाइप के कूड ड्रग क्या होते हैं। तो इस टाइप के जो कूड ड्रग होते हैं जो कि डायरेक्टली प्राकृतिक स्रोतों से बन जाते हैं, उनको ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे जंतु के बाहरी लक्षणों के अध्ययन में शामिल वर्गीकरण की प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो पौधे और जंतुओं के जिस वर्गीकरण के अंतर्गत इनके बाहरी लक्षणों का अध्ययन करते हैं, उसको कहा जाता है मॉर्फोलॉजिकल वर्गीकरण, याद रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीजन और एंटीबॉडी अभिक्रिया का अध्ययन कहलाता है। यानी एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों के रिएक्शन का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सीरोलॉजी, याद रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में एंटीजन एंटीबॉडी के अध्ययन को डैश कहा जाता है। ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी के अध्ययन को स्टडी को क्या कहते हैं। तो ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की पहचान क्या होती है। तो जो आपके अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं, इनकी पहचान होती है, इनमें जो है वो ऑर्गेनोलेप्टिक गुणों के द्वारा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग आपके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मुख्य पहचान होती है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की, याद रखिएगा। और जो आपके ड्रग है वो आपके 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो आपके कच्चे माल टाल से बनते हैं,
और जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं इनमें जो है वो ऑर्गेनोलेप्टिक गुण पाए जाते हैं, जिनसे जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की पहचान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दवा मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। तो इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला आपका क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन के आपके ये 4 ऑप्शन दे देगा, देन ये जो आपके 4 ऑप्शन है इन चारों ऑप्शन के भी 4 ऑप्शन बना के दे देगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो दवा मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर है दवा मूल्यांकन का अर्थ होता है पहचान और सुनिश्चित करना, इसके अलावा निम्न स्तरीय दवाओं का प्रतिस्थापन करना। ये दोनों के दोनों जो गुण हैं वो आपके दवा मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कूड ड्रग के मूल्यांकन एवं मानकीकरण की विधि नहीं है। यानी ये जो सारी विधियां मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इनमें से कोई सी एक विधि ऐसी है जो कि कूड ड्रग के मूल्यांकन और मानकीकरण की नहीं है। तो उस विधि का नाम है अल्फाबेटिकल विधि। ये जो आपकी अल्फाबेटिकल विधि है ये आपके कूड ड्रग से रिलेटेड, इसके मूल्यांकन से रिलेटेड, इसके मानकीकरण से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी जो केमिकल हुई, मॉर्फोलॉजिकल हुई, माइक्रोस्कोपिकल हुई, ये सारी आपके कूड ड्रग से रिलेटेड है, या फिर आप कह सकते हो इसके मूल्यांकन और मानकीकरण से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनोलेप्टिक मूल्यांकन में ड्रग का मूल्यांकन निम्न में से किसके माध्यम से किया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है हिस्टोलॉजिकल गुण। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है SAR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो SAR की फुल फॉर्म होती है संरचनात्मक गतिविधि संबंध, यानी स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रो ड्रग शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्बर्ट जो नामक साइंटिस्ट थे इन्होंने प्रो ड्रग शब्द का मूल्यांकन या फिर कहा जाए तो उत्पादन या फिर कहा जाए तो यूज किया था। ठीक है, घुमा फिराकर लैंग्वेज आपके एग्जाम में आएगी, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीरियो आइसोमर्स यौगिक या स्टीरियो आइसोमर्स जो यौगिक दवाइयां होती हैं इनमें कौन सी मेन विशेषता पाई जाती है। तो स्टीरियो आइसोमर्स जो यौगिक होते हैं इनकी 3D व्यवस्था भिन्न होती है। इनका जो 3D स्ट्रक्चर होता है पूरा का पूरा वो अलग अलग होता है सारी ही दवाइयों का, और यही इनकी मुख्य विशेषता होती है किसकी, स्टीरियो आइसोमर्स यौगिकों की या दवाइयों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरासीटामोल में मिथाइल समूह प्रतिस्थापन करने का क्या प्रभाव पड़ता है या क्या प्रभाव होता है। सो इसका आंसर है जब हम पैरासीटामोल में मिथाइल समूह का प्रतिस्थापन कर देते हैं तो इससे एक साइड इफेक्ट आपका कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है QSAR की फुल फॉर्म क्या होती है और QSAR क्या जानकारी देता है। तो जो आपका QSAR है इसकी फुल फॉर्म तो आपको मुझे नीचे कमेंट करके बतानी है। बात रही इस क्वेश्चन की कि ये जो आपका QSAR है ये क्या जानकारी देता है। तो ये जो QSAR है ये आपकी दवाइयों की जैविक गतिविधि, जो आपके ड्रग होते हैं उनकी जैविक एक्टिविटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सामने वाले को। ठीक है, यानी पर्सन को, यानी ह्यूमन को। तो QSAR ये आपकी दवाइयों से रिलेटेड एक्टिविटी, जैविक एक्टिविटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोक्सी समूह दवा में बढ़ने पर, जब आपका हाइड्रोक्सी समूह दवाइयों में बढ़ जाता है तो कौन सा परिवर्तन हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन का मतलब है। तो जब हाइड्रोक्सी दवा का समूह बढ़ जाता है तो उससे जो है वो जल में घुलनशीलता बढ़ने लगती है, यानी कि जब हम किसी दवाई को जल में डालेंगे तो वो दवाई इजीली उस जल में घुल जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है वो हाइड्रोक्सी समूह दवा को हमने बढ़ा दिया, जिससे ये जो दवा है वो वाटर में इजीली घुल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक शब्द की व्युत्पत्ति डैश शब्द से हुई है जिसका अर्थ जीवन के विरुद्ध होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है एंटीबायोसिस। एंटीबायोटिक जो शब्द है इसकी उत्पत्ति एंटीबायोसिस से होती है जिसका जो अर्थ है वो जीवन के विरुद्ध होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया तंत्र के आधार पर कोशिका भित्ति के संश्लेषण को कौन रोकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वैकिटैक्सिन है। ये जो वैकिटैक्सिन है ये आपके क्रिया तंत्र के आधार पर कोशिका भित्ति में संश्लेषण को रोकता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक नैरो स्पेक्ट्रम प्राकृतिक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। कौन सी एंटीबायोटिक जो कि प्राकृतिक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है? सो इसका करेक्ट आंसर है वेजिल पेनिसिलिन। जो वेजिल पेनिसिलिन है ये आपकी नैरो स्पेक्ट्रम प्राकृतिक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पेनिसिलिन डेरिवेटिव है जिसका यूज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न संक्रमणों के उपचार के लिए किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है एमोक्सिसिलिन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अणु या अणु का एक भाग जो अमीनो मॉडिफाइड शुगर से बनता है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं एमिनो ग्लाइकोसाइड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे। मैंने आपको अमीनो एसिड जो टॉपिक क्लियर किया था तो उसमें बताया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सैलिसिलिक एसिड को एसिटाइलेट करके बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एस्प्रिन। एस्प्रिन के द्वारा आपका ये पूरा का पूरा सैलिसिलिक एसिड के एसिटाइलेट करके बनाया जाता है, किसको? एसिटिक एनहाइड्राइड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश में एंटी इंसेप्लीमेंट्री गुणों को छोड़कर एस्प्रिन के समान एनाजेल्मिक गुण होते हैं, किसके गुण होते हैं और किसके द्वारा होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो होता है इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों को छोड़कर बाकी सारे जो एस्प्रिन के समान गुण हैं वो सारे पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर एक असामान्य और अनियंत्रित ऊतक एवं अंगों पर हमला करता है, याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो कैंसर नामक जो गंभीर बीमारी होती है ये किस पर हमला करती है? तो ये हमारी बॉडी के अंतर्गत जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उस पर हमला करती है और एक एक करके हमारी जो सेल्स है वो उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश टेस्टोस्टेरोन की तरह एक सिंथेटिक एंड्रोजन या पुरुष हार्मोन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ड्रोमोस्टेनोलोन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक प्राकृतिक एल्कोलाइड है जो कैब्रेवंस रेजियोस के प्राप्त होता है, किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बिनब्लास्टाइन। जो बिनब्लास्टाइन है इसके द्वारा आपका एक प्राकृतिक, सबसे पहली बात ये तो आपका एक प्राकृतिक एल्केलाइड है जो कि कैब्रेवंस रेजियस के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश का यूज एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया में रेमिशन इंडेक्स एवं मेटिनेस्ट थेरेपी के लिए किया जाता है, किसका यूज किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आपका साइक्लोफॉस्फोमाइड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है 5-fluoro-1H-3H pyrimidine 2,4-डाइईन। ये जो फॉर्मूला है, ये जो रासायनिक नेम है, ये रासायनिक नेम किसका है? याद रखिएगा। तो ये जो रासायनिक नेम है पूरा का पूरा 5-fluoro-1H-3H pyrimidine 2,4-डाइईन, ये आपका फ्लोरोयूरेसिल का रासायनिक नाम होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। सो ये हुए सारे के सारे आपके जो है वो एमसीक्यूज कवर। इसके बाद आने वाले नेक्स्ट पार्ट में जो कि होगा पार्ट नंबर 2, उसमें मैं आपको कुछ जो एमसीक्यूज आपके रह गए हैं दूसरी बुक के अंतर्गत वो मैं आपको कवर करा दूंगी, ठीक है। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, तो वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।